हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। तो लास्ट डे हमने किरण पब्लिकेशन का एसएससी सीजीएल 2020 का 21 सेट सॉल्व पेपर का जो बुक है वहाँ से हम लोग क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास से हमने एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, क्योंकि सामने आपका सीजीएल का ही एग्ज़ाम आ रहा है। एंड सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तीनों टाइप का एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तीनों टाइप का जो टियर 1 है वो लगभग सेम टाइप का ही होता है। क्योंकि सेम टाइप मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पैटर्न है, वो सेम ही रहता है, सिर्फ आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई एंड लो रहता है। अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ये तीनों टाइप का एग्जाम से आप देने जा रहे हैं, क्योंकि सभी एक के बाद एक होगा नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में, तो आपको ये सेशन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा सभी टाइप का एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने किरण पब्लिकेशन एसएससी सीजीएल 2020 21 सेट सॉल्व पेपर का बुक से लिया है। वहाँ पे शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चंस दिया गया है विथ आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्लोज टेस्ट। इट इज़ एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डैश multidisciplinary and personality enhancement skills are the dash requirements of every sector. Many reforms are being dash in higher education to correlate academics to the dash of various service sectors. Innovative models can help to dash I think ये दा होगा, the varied, maybe दा होना चाहिए, the varied needs of skilled and unskilled labor. Okay, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ये चल रहा है हमारा जो भी एजुकेशन है एंड जो स्किल है उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे वो अभी का जो इंडस्ट्री है उसके साथ कैसे वो रिलेट करता है, कैसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ है। तो इसको हम 1 by 1 इसका जो ब्लैंक्स है वो फिल करते हुए जाएंगे। फर्स्ट बोल रहा है कि इट इज़ एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डैश। तो इट इज़ एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक, तो फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल जो भी है यहाँ पे इसके बीच में एक लिंक फॉर्म करना चाहिए, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल राइपनिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, मैच्योरिटी। तो ये तो आप आँख बंद करके सेकंड को टिक करेंगे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट ये एक जाना पहचाना सा टर्म हो चुका है। अभी का जो सिनेरियो है हमारा जॉब के पर्सपेक्टिव से बोलिए या किसी भी पर्सपेक्टिव से बोलिए, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बोलिए, तो स्किल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जॉब लेने में। तो ये स्किल के बाद स्किल राइपनिंग, स्किल प्रोग्रेस, स्किल मैच्योरिटी ऐसा कुछ होता ही नहीं है टर्म्स। तो स्किल डेवलपमेंट एक जाना पहचाना सा टर्म है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स इट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। दैट इज हम एडुकेटेड होंगे, अगर हमारा एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल, अलग से कोई स्किल उससे रिलेटेड डेवलप नहीं होता है, तो हम कैसे हमारे एजुकेशन को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे इन केस ऑफ जॉब। तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कंटिन्यू करना चाहिए, वो एकेडमिक की तरफ से हो या हम जो भी एजुकेशन सेक्टर में है वहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं बट उनके पास कोई टेक्निकल स्किल या कुछ ऐसा कुछ उनके नॉलेज में ना होने के लिए उनको जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट एंड फॉर्मल एजुकेशन के बीच में ऑफकोर्स एक लिंक क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी एनहांसमेंट स्किल्स। ओके, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी एनहांसमेंट, आपका पर्सनालिटी को जो इम्प्रूव करे, एनहांस करे, इसके लिए जो स्किल्स है आर द डैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, of course something related to important, it is important requirements, it is required nowadays in every sector। तो यहाँ पे essential, domestic, needless, external, तो of course it is essential होगा। ओके, it is necessary हो गया है, necessary requirements हो गया है कि ऐसा अगर आपके अंदर एक पर्सनालिटी ना रहे तो आपको किसी भी सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पर्सनालिटी एनहांसमेंट स्किल्स की भी ज़रूरत है इन आवर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। मल्टीडिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी एनहांसमेंट स्किल्स आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट, मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग, पैसिव में चल रहा है, ओके, मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग डैश इन हायर एजुकेशन टू कोरिलेट एकेडमिक्स टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स, ओके। तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी बीइंग क्या होगा, इन इंट्रोड्यूस्ड, ऑफ कोर्स हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि ये जो एकेडमिक्स है वो वेरियस सर्विस सेक्टर के साथ रिलेट कर पाए, ओके, टू कोरिलेट एकेडमिक्स टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स। मतलब यहाँ पे वेरियस सर्विस सेक्टर्स के कुछ होगा, ब्लैंक्स फिल होगा, उसके साथ ये एकेडमिक को रिलेट करना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए, इसलिए मेनी रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, इंट्रोड्यूस्ड, मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन टू कोरिलेट एकेडमिक्स। अब क्या होगा, एकेडमिक्स टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स, ओके, टू द नीड, टू द ड्यूटी, टू द चार्ज, टू द अर्जेंसी। देखिए अब to correlate academics to the duty of various service sectors, to the urgency of various service sectors, to the charge of various service sectors। कुछ खास मैच नहीं हो रहा है ये तीनों ऑप्शंस आफ्टर यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके साथ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो ऑप्शंस है बी सी डी और 2 3 4 नंबर ऑप्शंस उतना अच्छा मैच नहीं हो रहा है जब, बट फर्स्ट ऑप्शन जो है नीड, मतलब हमारा जो ज़रूरतें है, टू कोरिलेट एकेडमिक्स टू द नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स, मतलब वेरियस सर्विस सेक्टर्स की जो नीड्स है जिस वजह से कोई एक इंडिविजुअल को रिक्रूट किया जाएगा कोई भी सर्विस सेक्टर के लिए, ओके। तो ये वेरियस सर्विस सेक्टर के जो नीड्स है वो फुलफिल करने के लिए एक मेनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि वो नीड के साथ एकेडमिक्स को कोरिलेट कर पाए, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट वन क्या बोल रहा है, इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश, यहाँ पे दा होना चाहिए, द वेरिड नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश मीट, अच्छा ये मेट का डिफरेंट है फॉर्म्स, मेट, मीटिंग, मीट्स, मीट। तो हमें यहाँ पे वोकैब चूज करने की जरूरत नहीं है, मीट का कौन सा फॉर्म होगा वो चूज करने की जरूरत है। यहाँ पे इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू के बाद तो भाव का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए ना, तो इसलिए टू मीट ही होगा, ओके, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मोस्टली यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ओके। सो मीट दैट मीन्स फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्लोज टेस्ट हो गया। सेकेंड क्लोज टेस्ट में जाने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in, ओके। तो ये वेबसाइट में डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बुक्स कैटेगराइज किया गया है, देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस एग्जाम यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। एंड ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपके ज़रूरत के अनुसार हर एक बुक को एनलिस्ट किया गया है, वहाँ से आप अपना ज़रूरत की बुक देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी बुक लेना है तो वो आप बुक पे ऊपर क्लिक करने से आप अमेजोन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो यू कैन एक्सप्लोर आवर वेबसाइट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, all fruits and vegetables are dash organically, so whatever you buy is dash farm produced as the dash of the population indulge in farming for dash, says my taxi driver Karma Chime. We use turmeric on wounds also to dye dash and it is added extensively in our cooking. Also many believe it is anti-cancer and can treat tumors. तो आई थिंक ये लास्ट लाइन पे मैनी बिलीव इट इज़ एंटी कैमर, आई डोंट नो एनीथिंग विच इज़ एंटी कैमर, आई थिंक इट मे बी एंटी कैंसर बिकॉज द लास्ट वन इट इज़ टोल्ड दैट इट कैन ट्रीट ट्यूमर्स। सो इससे मुझे लगता है कि आगे वाला जो पोर्शन है वो मे बी एंटी कैंसर होगा, दैट मे बी टाइपिंग मिस्टेक, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे भूटान के बारे में बात हो रहा है कि भूटान में जो भी फ्रूट्स है, जो भी वेजिटेबल्स है, जो यहाँ से लगता है कि ऑर्गेनिकली उगाया जाता है, ओके। एंड वहाँ का जो फार्मिंग का जो एक कल्चर है, मतलब सभी लोग फार्मिंग में इंडल्ज है, ऐसे कुछ बोल रहा है। कौन बोल रहा है कि उनका टैक्सी ड्राइवर कामा चाइम।
तो टर्मरिक के बारे में भी वो लोग बात कर रहे हैं कि टर्मरिक भी वो वुंड्स में यूज़ करते हैं, ऑल्सो टू डाई समथिंग यहाँ पे होगा एक्सटेंसिवली, मतलब वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, एंड ऑल्सो इट्स एक्सटेंसिवली इन कुकिंग, उनके कुकिंग में भी वो टर्मरिक को वुंड में यूज़ करते हैं, टू डाई समथिंग यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिवली वो कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, एंड वहाँ पे बहुत लोग बिलीव करते हैं इट इज़ एंटी कैंसरस, मतलब कैंसर को रोक सकते हैं, एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स को भी वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि एवरीथिंग इन भूटान इज़ केमिकल फ्री, आई थिंक ये इज़ होना चाहिए, एवरीथिंग इन भूटान नो एवरीथिंग इन भूटान इज़ केमिकल फ्री होना चाहिए। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर, क्या होगा, ये तो पैसिव में है ना, कोई उगा रहा है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, ऑफ कोर्स, ग्रीव, ग्रो, ग्रोज, ग्रोन, 4 ऑप्शन है। ग्रोस का कौन सा फॉर्म होगा वो हमें चेक करना है, तो ये पैसिव में हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज grown. Okay, vegetables are grown organically, that is option number A is the correct answer. Next, and so that means vegetables and fruits are grown organically, comma, so whatever you buy is dash farm produced. Okay, dash farm produced as the dash of the population indulge in farming for dash, मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर 4 ब्लैंक्स कंप्लीट। ओके, इसमें इस तरह का सेंटेंस में समटाइम्स प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, समटाइम्स प्रॉब्लम होता है कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर अगर 4 ब्लैंक्स दे दे तो आपको मतलब वो सेंटेंस के बारे में एक थॉट क्लियर होने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 4 ब्लैंक्स है ऑलरेडी वहाँ पे फिल करना है, क्योंकि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं दैट उसको समझने के लिए भी तो वर्ड्स चाहिए ना। एनीवे, तो आर ग्रोन ऑर्गेनिकली, सो वॉट एवर यू बाई इज डैश फार्म प्रोड्यूस्ड, तो फार्म प्रोड्यूस मतलब लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड, नियर बाई फार्म प्रोड्यूस्ड, क्लोजली फार्म प्रोड्यूस्ड, नियरली फार्म प्रोड्यूस्ड। तो अगर फार्म प्रोड्यूस्ड ऐसा हो रहा है तो हम ऑब्वियसली लोकल फार्म के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, कि वॉट एवर यू बाय, आप जो भी खरीद रहे हो सब भी लोकल जो भी फार्म है उससे उगाया जा रहा है, वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नियर बाई फार्म प्रोड्यूस्ड या क्लोजली तो मतलब कोई मीनिंग ही मैच नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स वाई फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर कि लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड। ओके, हो गया। उसके बाद एज द डैश ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग, इससे आई थिंक ऐसा कुछ ये मतलब समझा रहा है कि पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग में इंडल्ज रहता है, ऐसा कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे एज द कॉमन ऑफ द पॉपुलेशन, एज द मास ऑफ द पॉपुलेशन, एज द मेजॉरिटी, एज द कम्युनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली आप मेजॉरिटी में ही टिक करोगे कि एज अ मेजॉरिटी मतलब पॉपुलेशन के एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज सिर्फ फार्मिंग में इंडल्ज है। ओके, एज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर, क्या होगा, ज़िंदगी बिताने के लिए ही हम इनकम करते हैं, तो ज़िंदगी बिताने के लिए कोई एक तो जॉब चाहिए, एंड यहाँ पे वो जॉब है फार्मिंग, वो फार्मिंग में इंडल्ज है मोस्टली वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो दैट मीन्स क्या होगा, न्यूट्रिशन, वो फार्मिंग में इंडल्ज है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन चाहिए उनको इसलिए, सस्टेनेंस चाहिए, कंजर्वेशन चाहिए, प्रोविशन चाहिए, प्रोविशन, कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन के लिए फार्मिंग में इंडल्ज जाएगा नहीं, ऑफ कोर्स सस्टेनेंस के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए, ओके, सस्टेन करने के लिए वो इंडल्ज है फार्मिंग में। ओके, सो फॉर सस्टेनेंस। ओके, सेज माय टैक्सी ड्राइवर कम चाइम। अब हो गया ये, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वी यूज टर्मरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई, मतलब कलर करने का बात हो रहा है यहाँ पे कि वुंड्स में तो हम हल्दी लगाते हैं, एंड ऑल्सो टू डाई कवरिंग, डाई अटायर्स, डाई फैशन कैसे होगा, डाई गारमेंट्स। ओके, ऑफ कोर्स डाई गारमेंट्स को कलर करने के लिए भी वो हल्दी यूज़ करते हैं। ओके, ऑल्सो टू डाई garments and it is added extensively in our cooking. Okay, so option number 4 is the correct answer. Next close test. Water, a substance composed of the chemical elements hydrogen and oxygen dash in gaseous, liquid and solid states. It is dash of the most plentiful and essential dash compounds, a tasteless and odorless liquid at room temperature. It has the most important dash to dissolve many other substances. Indeed, the dash of water as the solvent is essential to living organisms. तो यहाँ पे water is the main point of this paragraph कि water के बारे में बात हो रहा है, water किससे composed है,
क्या कंपोजिशन है, उसका क्या स्टेट में रहते हैं, गैशियस, लिक्विड या सॉलिड स्टेट्स कौन से स्टेट में रहते हैं एंड कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है, ओके, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, वाटर अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डैश इन गैशियस स्टेट्स। तो एग्जिस्ट, लास्ट, सर्वाइव्स, एंड्योर्स। सर्वाइव्स कोई मतलब इंसान के लिए ऐसे बोलते कि ही सर्वाइव्स, तो ये तो एलिमेंट्स है, ओके। तो ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर। कौन सा एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे होगा एग्जिस्ट, ओके, वाटर अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैशियस। एग्जिस्ट किसके बारे में बात हो रहा है, वाटर के बारे में, ओके। ये मत सोचना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है। वाटर गैशियस स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड सॉलिड स्टेट्स में रहता है, ठीक है। तो वाटर अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तक होगा। इसके बाद जो ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स फिर से वाटर के बारे में ही बात हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे यूज हुआ है एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट्स, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, ओके। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इंड्योर का मतलब पता है आपको? इंड्योर मतलब क्या होता है? endure matlab if you are suffering from any pain, any kind of pain, okay, if you are suffering from any kind of pain, that is endure, okay। तो चलो नेक्स्ट, ये हो गया, ये एग्जिस्ट इन गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स हो गया। इट इज डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल डैश कॉम्पाउंड्स। तो इट इज डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल, okay, so it is unique of the most plentiful, it is lone, it is one, it is single, so it is one of the, okay, it is one of the most plentiful and essential होगा, ठीक है। पहले मुझे ये कमेंट करके बताइए what is plentiful and its synonyms, okay, plentiful and its synonyms, कमेंट करिए इसका मीनिंग एंड इट्स synonyms, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़, ये तो हो गया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल डैश कॉम्पाउंड्स। क्या कॉम्पाउंड्स? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स, ओके। बहुत सारे कंपाउंड्स के बीच में ये कंपेरिजन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर एस, ओके। मल्टीपल कंपाउंड्स के बीच में ये कंपेरिजन हो रहा है कि ये सबसे ज़्यादा प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल है, ठीक है। सो ऑफ होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a tasteless and odorless liquid at room temperature, it has the important dash to dissolve many other substances, okay, it has the important, क्या कुछ प्रॉपर्टी होगा इसका, okay, it has the important ability, हाँ एबिलिटी तो होना चाहिए, उसका कैपेबिलिटी और एबिलिटी के बारे में ही बात हो रहा है। नैक, प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस। देखिए प्रोफिशिएंसी भी एक तरह का एबिलिटी होता है, ठीक है, अपने कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बट प्रोफिशिएंसी हम ज़्यादातर ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं। अगर ह्यूमन का कोई कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है, देन वी विल यूज़ हिज प्रोफिशिएंसी और हर प्रोफिशिएंसी ऑफ कोर्स, ओके। बट यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं, यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है, मतलब वाटर के बारे में बात हो रहा है कि टेस्टलेस एंड ओडरलेस लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, इट हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटी, क्या है इसका कैपेसिटी, टू डिजॉल्व मेनी अदर सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस हम जानते हैं कि पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन क्या है, इंडीड द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंडीड द क्या, इंडीड द वर्सेटिलिटी, है ना। वर्सेटिलिटी मतलब क्या, एक ही आदमी अगर बहुत तरह का काम कर सके, ओके, एक अगर मैं ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करूं, अगर ऐसा कोई होता है ना, अगर सिनेमा में और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एक ही आदमी, वही एक्टर है, वही डायरेक्टर है, वही राइटर है, वही प्रोड्यूसर है, दैट मीन्स क्या, वो एक ही आदमी बहुत सारा डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट इन फिल्म बट इन रियलिटी वो एक प्रोड्यूसर भी है, वो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है ना। तो दैट मीन्स क्या, उनमें एक वर्सेटिलिटी है कि वो डिफरेंट फंक्शंस कर पा रहे हैं, डिफरेंट रोल वो निभा पा रहे हैं, ठीक है। तो वर्सेटिलिटी, यहाँ पे भी वाटर का वर्सेटिलिटी के बारे में बात हो रहा है, ओके, कि ये इतना वर्सेटाइल है कि ये बहुत सारा काम करता है। एक तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैशियस स्टेट में रह सकता है, उसके बाद वो टेस्टलेस, ओडरलेस भी है, बट ऐसा एक एसेंशियल कंपाउंड है जो सभी को चाहिए ही चाहिए, ओके। तो दैट्स वाई ये एक वर्सेटिलिटी के बारे में बात हो रहा है वाटर, क्योंकि
अगर ये नहीं रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे. It is very very essential to living organisms. Okay, so versatility is the correct answer. Velocity आपको पता है speed, अगर speed का direction vector अगर आ जाए, speed क्या होता है? speed एक scalar quantity होता है. Okay, scalar quantity. That means it's only have magnitude. If there is both magnitude and direction, then we will call it velocity. Okay, which is a vector quantity. Okay, because it has direction and magnitude, but it has only magnitude. Okay, validity तो ठीक है. Veracity is truth. Veracity is truth. So here option number 2 is the correct answer. Next is last हमारा close test है. The last close test is the word archaeology. पहले तो ये इसका जो स्पेलिंग है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, आर्कियोलॉजी CHAEO, यहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना स्पेलिंग. ओके, द वर्ड आर्कियोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्केओस, which means ancient, purana. Okay, ancient dash. Some archaeologists study living cultures. Most archaeologists concerned dash with the distant past. People have dug dash monuments and collected artifacts for thousands of years. Dash. These peoples were not scholars but looters and grave robbers looking to make money or dash up their personal collections. Okay, तो चलिए फर्स्ट ब्लैंक क्या है? द वर्ड आर्कियोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्केओस, which means ancient dash. Okay, full stop. That means it is a complete sentence. Okay, after that dash, some archaeologists study living cultures. Most archaeologists concerned dash with the distant past. Okay, यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रहा है जो कि स्टडी क्या करते हैं? लिविंग कल्चर्स, लिविंग कल्चर को स्टडी करते हैं. बट क्या बोल रहे हैं? मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट क्या कंसर्न है? कंसर्न डैश विद द डिस्टेंट पास्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टिल, इवन, येट, ऑल्दो. यहाँ पे ऐसा कुछ ना कि हालांकि सम आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लिविंग कल्चर को स्टडी करते हैं. मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट कंसर्न डैश विद डिस्टेंट पास्ट. तो हालांकि और ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? ऑल्दो. Although some archaeologists study living cultures. Okay, next, although some archaeologists study living cultures, most archaeologists concerned dash with distant past. Most archaeologists concern, अब यहाँ पे तो आपको कुछ मतलब सोचना ही नहीं है. कंसर्न, आर्कियोलॉजिस्ट है, प्लूरल है, सो itself, them, himself, themselves. Of course themselves, क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है, मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट है. The most archaeologists concern themselves with the distant past. Okay, most archaeologists concerns themselves with the distant past. People have dug up. Okay, dug up ये एक फ्रेजल वर्ब है. ओके, people have dug up monuments, मतलब खोद के निकाले हैं. ओके, and collected artifacts for thousands of years. अगर dig करके आप कुछ निकालते हो ग्राउंड के अंदर से तो तब हम बोलते हैं डाग अप. दैट मीन्स दैट इज टू टेक समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. ओके, बाय डिगिंग. ओके, डिग करके आप अंदर से कुछ निकाल रहे हो, ग्राउंड के अंदर से कुछ निकाल रहे हो, दैट इज डाग अप. तो ऐसा करके आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही ये होता है. ये सब वो अंदर से निकालते हैं कि कहाँ पे क्या कल्चर्स था. ऐसे कि यहाँ पे मोनूमेंट्स के बारे में एंड आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना है. ओके, चलो नेक्स्ट. डैश, दीज पीपल्स वर नॉट स्कॉलर्स बट लूटर्स एंड ग्रेव रॉबर्स लुकिंग टू मेक मनी. मतलब जो भी ये खोद के ऐसे निकालते हैं चीज़ें जो कि बहुत साल पुराना है, एंशियंट चीज़ें हैं जो हमारे हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो चीज़ें हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जो लोग निकालते हैं वो स्कॉलर ही है. ठीक है, वो लूटर्स, लूट करने वाला और रॉबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, लुकिंग टू मेक मनी, जो पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑफन. ओके, ऑफन ऐसा होता है कि दिस पीपल आर नॉट स्कॉलर्स बट लूटर्स एंड ग्रेव रॉबर्स लुकिंग टू मेक मनी और डैश अप देयर पर्सनल कलेक्शंस.
क्या होगा, क्या करना चाहेगा, उसका पर्सनल कलेक्शन, मतलब वो कलेक्ट करता है, चीज़ें कलेक्ट करता है। ओके, क्या करना चाहिए, दैट मीन्स बिल्ड अप। ओके, अपना पर्सनल कलेक्शन वो बिल्ड अप कर रहा है, क्रिएट अप, कंस्ट्रक्ट अप, असेंबल अप, दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट है। ओके, सो these are building up, okay, building up his own collection। okay, वो खोद के निकाल के जो भी उनके पास रहता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा दाम में बिकता है वो सब चीज़ें। अगर किसी के पास इसका वो कलेक्शन है ना, तो दैट मीन्स he is very rich। okay, so that's why they to make money or to build up their personal collections। okay, so second one is the correct answer। so यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहता है, तो क्लोज टेस्ट में ऐसा बेसिक कुछ चीज़ें ऐसा है नहीं कि मैं बेसिक सबको समझाऊँ। क्लोज टेस्ट करते करते ही आपका जो भी नॉलेज है वो डेवलप करना स्टार्ट होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लोज टेस्ट डेवलप होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत सारा सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिया तो वो मतलब वो एक स्टॉक ऑफ वर्ड आ जाएगा, या ग्रामर का रूल्स पढ़ लिया। क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल्स नहीं होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कुछ बेसिक चीज़ें होता है कि जैसे कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, कौन सी अप्रोच में आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। 2 अप्रोच के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, ठीक है। तो वो अप्रोच आपका सही होना चाहिए, एंड एक समझने की एक जो आपका कैपेबिलिटी है, इंग्लिश को समझने की कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, वही जज होता है थ्रू क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो ये इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का अलावा और कुछ है नहीं कि आप बहुत सारे स्टॉक ऑफ वर्ड्स बना लिया तो उसके साथ ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना होता है। एंड जैसे मैं अप्रोच करती हूँ, अगर आप ऐसे ही अप्रोच करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए क्लोज टेस्ट कोई हार्डल बनेगा। तो चलिए, दैट्स ऑल। सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और बस कुछ ही दिन बचा है CGL का, तो दैट्स वाई मैं अभी CGL का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।